लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास चार्जेस रेस्ट पर भी होंगे और मोशन में भी होंगे, स्लोली मूविंग चार्जेस या चार्जेस एट रेस्ट। अब जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना जरूरी है। कूलम लॉ एक बहुत ही लिमिटेड और स्पेसिफिक केस है, स्पेशल केस है। जब भी चार्जेस पॉइंट चार्जेस हो और रेस्ट पर हो तो आप कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो चार्जेस मोशन में होंगे उन पर कूलम लॉ अप्लाई नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम स्टेशनरी चार्जेस के लिए अलग और मूविंग चार्जेस के लिए अलग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे ये मेंशन कर दिया जाएगा कि अगर आपके पास स्टेशनरी चार्जेस है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, तो फिर आप इन चार्जेस के दरमियान फोर्स या इन चार्जेस की फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे? कूलम। कूलम लॉ फोर्स फाइंड करने के लिए होता है ना, फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक कूलम लॉ हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने के लिए यूज करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के लिए यूज करते हैं। आपने कूलम लॉ पढ़ा हुआ है फॉर पॉइंट चार्जेस, फॉर पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। मैं फिर आप लोगों को कूलम लॉ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा दूंगा, तो ये दोनों के लिए यूज होता है। स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम लॉ, और अगर मूविंग चार्जेस हो, अगर मूविंग चार्जेस हो तो फिर उनके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? गॉसेस लॉ। ये हमारे पास लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं, कूलम लॉ एंड गॉसेस लॉ। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे सिंपलीफाइड केस, सबसे सिंपल केस व्हिच इज कूलम लॉ। मेरा मेथड आप लोग नोट करें। फिजिक्स में डायग्राम के उतने ही नंबर होते हैं जितने बायोलॉजी में होते हैं। आप नंबर मिस करें, आप डायग्राम मिस करेंगे तो आपके नंबर डिडक्ट करेंगे। तो आपने डायग्राम बनानी है। मेरा तरीकेकार यही है कि मैं डायग्राम से शुरू करता हूँ, वो सारी स्टोरी समझा देता हूँ, देन मैं राइटिंग की तरफ आता हूँ। तो कूलम लॉ, अगर हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हो, यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ पॉइंट चार्ज Q1। प्लीज बातें मत करें, आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब क्लास में हो तो आप खामोश रहें और लेक्चर की तरफ तवज्जो दें। तो ये आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, इसको आप चार्ज Q1 कह दें, इससे आप चार्ज Q2 कह दें। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे आप R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होगा कुछ यूं, फर्ज कीजिए ये चार्जेस सिमिलर चार्जेस हैं, ये ऑपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये होता है कि फोर्स की नेचर बदल जाती है। अब ये चार्ज, अगर ये दोनों अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 Q1 को रिपेल करेगा। अगर ये इस पर एक्शन करेगा तो वो रिएक्शन करेगा। यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ चल रहा होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, स्टेटमेंट सबको याद है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction or repulsion between two stationary charges, stationary point charges, between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitude of the charge and inversely proportional to square of the distance. अच्छा, ये बात जरा यहाँ पे मेंशन करते हैं क्योंकि इसमें जो बातें मैं कह रहा हूँ वो आपने सुनी है लेकिन कही नहीं है। तो मैं लिखूंगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं इसमें कितने डोमेन्स को टारगेट करना चाह रहा हूं। तो पहली बात तो हमने ये बताई कि कूलम लॉ कौन सी फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक या स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अब ये शर्तें लगनी, शर्तें क्या क्या है कि चार्जेस रेस्ट पर हो और पॉइंट चार्जेस।
पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा, पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा। अच्छा, मुझे तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करनी है। एक होती है सोर्स चार्ज, एक होता है पॉइंट चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। ये तीन टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। फिलहाल हम क्या करेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू, स्टेटिक का मतलब चार्जेस, पॉइंट चार्जेस की शर्त ये होती है कि पॉइंट चार्जेस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि चार्ज हमेशा किसी मटेरियल बॉडी पर होगा, होगा कि नहीं? मतलब उसका मास होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है। अच्छा, मास की वजह से कौन सी फील्ड होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। और चार्ज की वजह से, तो अब चार्ज तो मटेरियल बॉडी पे, तो उसके पास कितनी फील्ड्स हैं? कौन कौन सी? Yes. अब अगर मैं चार्जेस को इंटरेक्ट करने दूं तो वो तो एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सर्ट करेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स भी। अगर मैं चाहता हूं कि उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम हो तो फिर उनका मास भी बहुत कम होगा। अगर मास कम होगा तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत, फिर उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगा वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, यानी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट किया करेंगे। तो पॉइंट चार्जेस के बारे में क्या पता चला कि पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं। और इसकी एक डिस्क्रिप्शन भी है। अगर आप देखें इन दोनों फोर्सेस में ज्यादा पावरफुल कौन है, आपके सामने दोनों फोर्सेस मौजूद, ग्रेविटेशनल फोर्स भी मौजूद है और इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम फोर्स भी मौजूद है। तो किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके कांस्टेंट पर। देखो इसका कांस्टेंट जी 6.67 into 10 पावर, जबकि इसका कांस्टेंट के 9 into 10 पावर। इसका कांस्टेंट बहुत बड़ा है, इसका कांस्टेंट बहुत कम है। अब अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेना तो दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10 पावर -31। अब देखो मासेस का प्रोडक्ट बहुत कम होगा क्योंकि इसी क्वांटिटी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9.11 into 10 पावर। आर को तो खैर हम नेगलेक्ट कर देते हैं, आर हमने 1 मीटर ले लिया, यहाँ पे भी आर हमने 1 मीटर ले लिया। अब आप देखें ना ये फोर्सेस कितनी कमाल की हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्म्स हमें कितनी हेल्प करती हैं। उसका कांस्टेंट छोटा है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन के मासेस भी कम है, उसका कांस्टेंट बड़ा है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन के चार्ज भी 1.6 into 10 to power minus 19, 1.6 into 10 to power minus 19। समझ आई? इधर भी अगर लिख दें कि 1 मीटर के फासले पे, इधर भी 1 मीटर के फासले पे, तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा छोटा होगा? फर्स्ट वन। तो पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जिनका मास बहुत स्मॉल होता है, दे आर डायमेंशनलेस, दे आर डायमेंशनल। तो फिर हम उसके बारे में लिखते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रूली पॉइंट चार्ज है, इट्स मास इज अप्रोचिंग टू, क्योंकि इसको अगर आपने कभी लिखा हो ना तो आपको अंदाजा हो कि ये कितना छोटा मास है। हम ये नहीं कह रहे कि जीरो हो गया, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो। लाइक अब मैं इसका मास लिखना शुरू करूं तो 0.01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 7 28 29, बोर्ड खत्म हो गया, और 3911 के जी। अब आप खुद सोचिए इतने बहुत से जीरो से बाद नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो ये मास बहुत स्मॉल होगा। अब मासेस भी बहुत स्मॉल, ऊपर से प्रोडक्ट, ऊपर से प्रोडक्ट और स्मॉल, यानी ये 10 टू पावर माइनस 31, वो भी 10, ये भी 10 टू पावर माइनस 31, ये भी 10 टू पावर माइनस 31, प्रोडक्ट क्या होगा -62, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -73। ठीक है, जबकि इधर -19 -19 -38 प्लस 9 -29, बहुत बड़ा गैप आ गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम कौन से चार्जेस लेंगे, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस की एग्जांपल कौन सी है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज ट्रूली अ पॉइंट चार्ज जिसका मास बहुत कम है, इसलिए उसकी ग्रेविटेशन फील्ड नेग्लिजिबल है। अब जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ठीक है, electrostatic force between two stationary point charges
इज, यहाँ पे बाकी बात देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे होंगे तो हम साइन नहीं पुट करेंगे, साइन को इग्नोर कर देंगे। मतलब एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है, या एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, या एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव। तो हमारा साइन के साथ फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ये जो कूलम फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस पर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये दो स्टेटमेंट्स की फिजिकल मीनिंग क्या है? अच्छा, आपके ख्याल में फर्ज कीजिए मैं आपको कहता हूँ ना, Q1 जो है वो Q1 ये फर्ज कीजिए 10 कूलम है, Q2 जो है वो 2 कूलम है। कौन सा चार्ज बड़ा है? कौन सा चार्ज दूसरे चार्ज पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा? इक्वल फोर्स, बड़ा न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि वो एक्शन करेगा तो दूसरा, क्योंकि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड, वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। इसको 10 into 2 करें या 2 into 10 करें, रिजल्ट क्या रहेगा? तो ये जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये हमें किस चीज की तरफ निशानदेही करवा रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ निशानदेही करवा रहा है कि चाहे छोटा चार्ज हो या बड़ा चार्ज हो, जो फोर्स है वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अच्छा, Fc is inversely proportional to R square, इसका क्या मतलब है? फोर्सेस कितनी किस्म की होती हैं मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है। फोर्स टाइम डिपेंडेंट हो सकती है, फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट हो सकती है, और फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट। ये तीन टाइप्स हैं फोर्सेस। बड़ी आसान सी है, इंपल्स वाला टॉपिक याद है? और भी आसान करो, कैच जब हम करते हैं तो हम टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाते, कीपर यूं खड़ा होता है तो वो यूं कैच हो लेता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने पर फोर्स कम हो जाती है, तो ये ऐसी टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। दूसरी फोर्स की बात करें, वेलोसिटी डिपेंडेंट। अब आप देखिए, आप यहाँ पे वॉक करें, आपको इतनी एयर रेजिस्टेंस फील नहीं है, लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल चलाएं बड़ी हाई वेलोसिटी पे तो आपको एयर रेजिस्टेंस फील होगी। मतलब वेलोसिटी कम हो तो एयर रेजिस्टेंस कम, ड्रैग फोर्स कम, एयर फ्रैक्शन कम, और अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो ऐसी फोर्सेस को क्या कहते हैं? अच्छा, ड्रैग फोर्स का फार्मूला याद है? F D is equal to 6 pi beta R V, ये वेलोसिटी पर डिपेंड है। तीसरी कैटेगरी जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे सामने है, पोजीशन डिपेंडेंट। बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर फर्स्ट शेल में फोर्स ज्यादा लगती है या सेकंड शेल? पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। जितना आप दूर जाते जाते हैं पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है तो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कम होता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चला कि ये फोर्स कौन सी है? पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। This is a position dependent force. अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फिर पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, फोर्सेस या तो कंजर्वेटिव होती हैं या कंजर्वेटिव होती हैं। कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं? बड़ा लंबा नाम है। आप जो कह रहे हैं आप फील्ड की निशानी बता रहे हैं कि वर्ड डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉर्मूला, बट टोटल वर्ड डन अराउंड द क्लोज पाथ की आप डेफिनेशन बता रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, सुनिए मेरी बात सुनिए, कंजर्वेटिव कंजर्वेशन का मतलब हम कहते हैं वाटर कंजर्व करो, जाया मतलब स्टोर हो, सिर्फ काम के लिए यूज हो। जब हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, तो ऐसी फोर्स जिसके खिलाफ किया गया वर्क डन स्टोर हो जाए, तो वो फोर्स कौन सी होगी? कंजर्वेटिव। ये देखिए सर, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करके इसको ऊपर ले गया, कौन सी फॉर्म में स्टोर हुआ है मेरा वर्क? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। अगर मैं एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करूं ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाऊं, यू कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज को चार्ज से दूर ले जा रहे हैं, तो ये तीन ही पोटेंशियल एनर्जीज हैं आपके पास। ब्रॉड टाइप्स दो हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल और
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक ही है। अच्छा, ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ये मैं वैसे नहीं कर रहा, ये आपके सेकंड ईयर में सारी इस्तेमाल होगी। तो फर्स्ट ईयर के जो जो कंसेप्ट यहाँ पे जरूरत होंगे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को याद आए, और फिर हम कंटिन्यूसली अप्लाई करते हैं। अब पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस हमेशा क्या होती हैं? कंजर्वेटिव होती हैं। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस आर सबूत दे, जैसे कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं? जब हम किसी स्प्रिंग को यूज स्ट्रेच करके मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएंगे तो कितनी एनर्जी स्टोर हो, ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, जितना स्ट्रेच किया उस पे डिपेंड करता है। जितना मीन पोजीशन से डिस्टेंस ज्यादा होगा, स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी, उतनी पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या मेरा वर्क डन जाया होगा? स्टोर हुआ। अब मैं इसको रिलीज कर दूं तो ये जाएगा। अच्छा, ऐसी फोर्सेस को क्या कहते हैं? पोजीशन डिपेंडेंट एंड कंजर्वेटिव। अब देखिए मैंने इसमें भी एनर्जी स्टोर की है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस जाएगा। लेकिन अब नॉन कंजर्वेटिव क्या है? ये देखिए। अच्छा, मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करके यहाँ पे आया तो मेरी एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं वर्क डन करके यहाँ आऊंगा, फ्रिक्शन ने स्टोर किया होगा, जैसे ही मैं रुकूंगा मास सिस्टम की तरह वापस रवाना हो जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है ना। हर फोर्स का अपना फायदा है, हर फोर्स का अपना फायदा है। तो अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें जो पेयर्स में पैदा की हुई हैं इसकी अपनी एक फिजिक्स है। सेकंड ईयर में आप ये चीजें देखते रहेंगे, सेकंड ईयर में कंटिन्यूसली देखते रहेंगे फिनोमेना, एंटिटीज, ये तमाम चीजें जो है ना ये पेयर्स में आपकी चली जा रही है। अच्छा, फिर ये बताएं कि फोर्स कौन सी फोर्स होती है? कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। वो फोर्सेस जिनको एक्ट करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत पड़े, कौन सी फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। जिसको एक्ट करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत ना हो वो। हाँ, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी फोर्स है? क्योंकि उन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। लेकिन इस वक्त अर्थ का नॉर्मल रिएक्शन मुझे महसूस हो रहा है। जब तक मैं अर्थ पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करूंगा क्या मुझे रिएक्शन मिलेगा? तो ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स कौन सी है? अच्छा, तो अब देखो हमने इतनी सी बातें लिखी लेकिन उसके अंदर कितनी फोर्स फिजिक्स मौजूद है। इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है कि छोटा चार्ज बड़े चार्ज पर और बड़ा चार्ज छोटे चार्ज पर सेम फोर्स लगाएंगे। तो ये क्या हो गया है? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन के, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। बताइए यहाँ पे डिस्टेंस को डबल करूं तो फोर्स कितने टाइम कम होगा? डिस्टेंस को हाफ करूं तो फोर्स कितने टाइम ज्यादा होगा? 2 टाइम, 4 टाइम। स्क्वायर है ना, जब आप इसको हाफ करेंगे तो r/4 आएगा, इसको डबल करेंगे तो 4r आएगा। इस वजह से कह रहा हूं। अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि पोजीशन डिपेंडेंट भी है, ये पता चल गया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हो गया है, और एक और बात भी पता चली जो हमने लिखी है वो क्या थी कि ये कंजर्वेटिव, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर थर्ड इक्विलिब्रियम लॉ कंप्लीट नहीं हुआ अभी, अभी तो हमने ये बताया कि कौन सी फोर्स फाइंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा देखो, अब इसको आप FC की बजाय FE भी कह सकते हो। FE स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, FC स्टैंड्स फॉर कूलम्ब्स फोर्स। और हम कह रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू कौन से चार्जेस? स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो चुकी है। तीसरी बात, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन। इधर देखो, ये चार्ज की एग्जिस्टेंस Q1 की, ये Q2 की एग्जिस्टेंस, लेकिन फोर्स कहाँ पे है? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है। मतलब ये इसको सीधा अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको सीधा अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये करीब आएंगे तो कोई zigzag पाथ फॉलो नहीं करेंगे, नो, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेंगे। तो हम क्या कहते हैं फिर? ऐसी फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है। ऐसी फोर्स क्या होती है? क्योंकि वो एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पे एक्ट कर रही होती है। सेंट्रल फोर्स भी पढ़ी, ग्रेविटी है आप लोगों ने पढ़ी है ना। बताओ, अर्थ attracts every body towards its and the force acts from center of one body to center of तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स। दूसरी बात सुने, यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर पे एक्ट करती है।
बताओ क्यों नहीं कह सकते? ये इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है, हिंट दिया हुआ है मैंने कि मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि जो फोर्स है वो एक पॉइंट चार्ज के सेंटर से दूसरे पॉइंट चार्ज के सेंटर, ये खुद समझो इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन वो मास बहुत, हमने क्या कहा था, बहुत स्मॉल है तो डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है तो क्या मास सेंटर बता सकते, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स में तो कहा गया कि the force acts along the line joining the center of two masses, लेकिन कूलम लॉ में ये बात नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ स्टेटमेंट लिख देते हैं कि the force is directly proportional to this, inversely proportional to this, and it acts along the line joining the two charges. और इस लाइन का आउटकम क्या था? The force is up. The force is up. Central force. The force is up. Central force. तो सेंट्रल फोर्स की समझ आएगी? फर्स्ट ईयर में सेंट्रल फोर्स आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया है। मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। जब आप चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर प्रोडक्ट खत्म करते हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट खत्म करते ही तीन चार फोर्सेस का जिक्र होता है। कंकरेंट फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स, कपल फोर्स और सेंट्रल फोर्स। Couple, the effect of the couple is to produce torque. It cannot cause linear motion. And the effect of the central force is to produce linear motion. It cannot produce torque. अब जब हम ये बात करते हैं कि ये तो torque नहीं पैदा कर सकता, तो इससे बड़ा खूबसूरत रिजल्ट आता है जो आप लोगों ने पढ़ा तो है लेकिन रियलाइज आज तक नहीं। बताइए क्या इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो न्यूक्लियस उसको स्पीड अप या स्लो डाउन कर सकता है? नहीं, कांस्टेंट स्पीड होती है। तो कांस्टेंट स्पीड होने का क्या मतलब है? एक्स लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि ना ही एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी ना ही, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स कौन सी है? सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स से टॉर्क पैदा नहीं कर सकती। ये सारी बातें दिमाग में लेके आए, अब मैं रिवीजन कर रहा हूं, ठीक है? आपने मेरे सवालों का जवाब देना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। यहाँ से यहाँ तक मैंने, आप सोचे दुनिया जहान की कॉन्सेप्ट खोल के आपको रखे क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है। आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है उसको रिकॉल करके हमने आगे जाना है। तो वो चीजें अगर याद आ जाएंगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें समझ आ गई, चैप्टर सरल रहती है, लेकिन इसके बहुत से कॉन्सेप्ट से 13 में रिव्यू होते हैं। तो यहाँ से समझो कि हमारी रेजोनेंस होगी, बाकी चीजें आगे बहुत ज्यादा आसान। देख पाना कोई मुश्किल बातें तो ये भी नहीं है, लेकिन इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो एक दफा जॉब करती है। फोर्स कौन सी फोर्स है? किस टाइप के चार्जेस से दरमियान? पॉइंट चार्जेस और स्टेशनरी चार्जेस। अब देखिए आपको कंडीशंस फॉर कूलम लॉ पता चल गया कि कूलम लॉ की लिमिटेशन क्या है कि वो पॉइंट और स्टेशनरी। अब मैं ये सवाल पूछूंगा कि चार्ज का स्टेशनरी होना क्यों जरूरी है? ताकि वो सिर्फ कौन सी फोर्स इंजेक्ट करे? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि जब चार्ज मोशन कर रहे हैं तो कौन सी फील्ड होती है? हमने उसको कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई, चार्ज तो रेस्ट पर ही रहेगा। फिर उसके बाद वो चार्ज कौन सा चार्ज हो? पॉइंट, ताकि उसका क्या बहुत कम हो, ताकि उसकी कौन सी फील्ड कम हो। अगेन हमने लॉक किया कि यहाँ पे सिर्फ प्योर की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही मैया होगा। उसके बाद हमने कहा कि छोटा चार्ज बड़े चार्ज पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है, बड़ा चार्ज खत्म हो गया। उसके बाद हमने कहा कि फोर्स और डिस्टेंस के स्क्वायर में क्या रिलेशन है? इसको कौन सा लॉ कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है तो ये फोर्स कौन सी है? पोजीशन डिपेंडेंट एंड, पोजीशन डिपेंडेंट का मतलब कि डिस्टेंस चेंज होने से फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और कंजर्वेटिव होने का मतलब कि इस खिलाफ, इस फोर्स के खिलाफ किया गया वर्क डन कौन सी फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। जब भी ये वर्ड कंजर्वेटिव आता है तो इट रेफर्स टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये बता रहा होता है, आपको सिग्नल दे रहा होता है कि आपका वर्क डन जाया नहीं होगा, वो स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये जो फोर्स है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन डिवाइडिंग द टू चार्जेस। इसका मतलब ये कौन सी फोर्स थी? इसलिए ये क्या नहीं पैदा कर सकती? नहीं पैदा कर सकती।
तो इस वजह से मैंने आपको समझाया कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो ना उसकी स्पीड कम होती है ना उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है हमेशा। अब आपने जस्ट इतना करना है कि प्रोपोर्शनलिटीज को कंबाइन कर लेना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमें सब पता चल चुके हैं। सो क्या हम लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी उसको आप क्या कहते हैं, कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ऐसा है कि आप तो बहुत दफा पढ़ते हैं where k is a constant of proportionality and its value is 1, तो ये हमेशा नहीं होता, ये आपको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ता है। जहां पे हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके बताया कि वो 1 था तो हमने लिखा कि वो 1, जहां पे हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया और हमें पता था कि वो 1 नहीं है तो फिर हमने बताया कि वो 1 नहीं होगा, जैसे कि ये कूलम कांस्टेंट 1 के बराबर नहीं। अब ये जो k की वैल्यू है ये भी बड़ी स्पेशल, k की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, इट डिपेंड्स ऑन medium between the charges and system of units। यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलने से भी k की वैल्यू चेंज होगी और चार्जेस के दरमियान मीडियम बदलने से भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये फर्स्ट फैक्टर है, तो ये सेकंड फैक्टर है। अब इसके लिए हम एक टेबुलेशन करते हैं, हम दोनों एग्जांपल दे देते हैं, ठीक, सिस्टम ऑफ यूनिट की। एक ऐसा ही सिस्टम ले लेते हैं और एक सीजीएस सिस्टम ले लेते हैं। मीडियम का इफेक्ट टॉपिक के आखिर में आएगा, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करके के की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना चाहते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा यूनिट्स हो तो फिर के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है, इट इज 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपके पास सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट हो तो फिर के की वैल्यू है 1 टाइम मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम की जगह ESU स्क्वायर। मतलब ये कि अगर मैं न्यूटन की जगह डाइन लगाता, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर की जगह ESU स्क्वायर, तो के की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने की वजह से। वैसे आप चाहेंगे तो फिर मैं इसके लिए एक अलग सी एक शॉर्ट वीडियो बना के बिल्कुल प्रूव कर सकता हूँ कि ये रिजल्ट यहाँ से कैसे आता है, कर लो वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिएगा। राइट नाउ हमने सिर्फ देखें टेक्स्ट बुक की हद तक वो काम करेंगे कि कोर्स हमारा बिल्कुल टाइम के साथ रहे, लेकिन जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हो तो उसके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगा। मुझे बस ये बात बतानी थी कि सिस्टम ऑफ यूनिट बदलने से के की वैल्यू बदल देगी। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके आपको साबित कर दूंगा कि इस वैल्यू से ये वैल्यू सीजीएस सिस्टम में कैसे आती है। अब ऐसा ही सिस्टम में इसको यूं भी डिफाइन किया गया, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, के की वैल्यू को पहले यूं डिफाइन किया गया, k is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। लोअर क्लासेस में पढ़ा है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये 4 पाई का यहाँ पे क्या काम है और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या शो करता है। ये जो पॉइंट चार्ज है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये स्फेरिकल शेप में, तो जैसे सूरज से तमाम डायरेक्शंस में रोशनी निकलती है उसी तरह पॉइंट चार्ज से भी तमाम डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट होती हैं। तो इसके इर्द-गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्फीयर मौजूद होता है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 इसी चैप्टर में यूज होना है। अच्छा, जब मैं स्फेरिकल सिमेट्री लूंगा, स्फीयर की बात करूंगा, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब और इसके एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये 4 पाई किस वजह से आ रहा है, स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से आ रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री कि जो पॉइंट चार्जेस हैं उनके इर्द गिर्द फील्ड की शेप क्या है, स्फेरिकल। तो ये
स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से आ रहा है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इट्स कॉल्ड एज permittivity of free space and vacuum। तो ये आपके पास के ही। अच्छा, अब परमिटिविटी किससे निकली? परमिशन से निकली। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम किसे कहते हैं? देखिए, चार्जेस एयर में पड़ रहा है, अगर मैं उनको पानी में डाल दूं तो क्या वो उतनी फोर्स एक्सर्ट करेगी? मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो परमिटिविटी कहते हैं परमिशन ऑफ अ मीडियम towards flow of electric field lines to it. It refers to permission of medium। ये किसी मीडियम की इजाजत है कि उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो। अब एयर या वैक्यूम कोई मीडियम तो नहीं है। वैक्यूम में कोई मीडियम है? तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से फ्री इंटरैक्ट कर सकती है, लिहाजा नतीजा क्या होगा? फोर्स मैक्सिमम। लेकिन जब आप उन्हीं चार्जेस को उठा के पानी में डाल देंगे तो परमिशन 80 टाइम्स तक कम हो जाती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी रेफर्स टू परमिशन टुवर्ड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इसकी मिसाल में यूं भी देता हूं। ये परमिटिविटी एक तो फ्री स्पेस परमिटिविटी, दूसरी मीडियम की परमिटिविटी। यानी जब एयर या वैक्यूम हो तो क्या परमिशन होगी, जब पानी डाल दो तो क्या परमिशन होगी, और फिर दोनों का मवाजना किया जाता है कि पानी एयर के मुकाबले में कितनी परमिशन देगा। तो इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। नए ड्राइवर को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है कि उसको कोई मोटरवे पे गाड़ी दे दे और वो चलाता रहे और चलाता रहे और चलाता रहे। ये नए ड्राइवर की ख्वाहिश होती है, मोटरवे पे बस गाड़ी घुमाता, वो ट्रैफिक ना आए सामने। तो मोटरवे पे अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो कोई ट्रैफिक तो खास है नहीं, तो परमिशन क्या है? लेकिन अगर आप ये गाड़ी किसी भी जीटी रोड पे ले, और अल्लाह माफ करे हमारे वाले जीटी रोड पे, तो फिर क्या होगा? परमिशन मिनिमम काम पहुंचेगी। तो ये जो जीटी रोड है ये फ्लो ऑफ कार्स के लिए परमिशन काम देता है, और जो मोटरवे है ये फ्लो ऑफ कार के लिए परमिशन। और इन दोनों का फिर मवाजना क्या कहलाएगा? तो सुनिए, मोटरवे पे गाड़ी चलाना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जीटी रोड पे गाड़ी चलाना परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और फिर दोनों को रिलेट करना रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों को रिलेट करना रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे मैं मिसाल जीटी रोड पे गाड़ी चलाना आसान है या शहर की गलियों में? विद रिस्पेक्ट टू मोटरवे, जीटी रोड, अब देखिए कंपैरिजन, मोटरवे तो मैक्सिमम परमिशन दे, लेकिन मोटरवे पे परमिशन, सॉरी जीटी रोड पे परमिशन, और फिर स्ट्रीट्स पे परमिशन। तो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट मीडियम्स उठा के रिलेट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम परमिशन किसने दी है? मोटरवे ने। वैक्यूम ने मैक्सिमम परमिशन दी है। अब हम देखेंगे जीटी रोड उसके मुकाबले में ज्यादा परमिशन दे रही है, स्ट्रीट्स उसके मुकाबले में ज्यादा परमिशन दे रही है। इस तरह हम रिलेट करेंगे। तो हम चार्जेस को डाल देंगे डिफरेंट मीडिया में, और फिर देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन रोक पाता है। उसका फायदा क्या है? आपने नोटिस किया होगा एरोप्लेन्स अक्सर थंडर स्टॉर्म से गुजर के आते हैं, लेकिन पैसेंजर अंदर सेव होता है, उसके ऊपर बिजली नहीं गिरती। गाड़ी में आप बैठे हैं, अक्सर थंडर स्टॉर्म होता है, गाड़ी में बिजली गिर भी जाए लेकिन पैसेंजर क्या रहता है? सेव रहता है। अब क्यों रहता है? मेटालिक कवरिंग। तो मेटालिक कवरिंग कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने नहीं देगी। यानी अब हमने अपनी जान बचाई, परमिशन को स्टडी करके हमने क्या किया? अपनी जान बचाई है। जरा जान बचाएंगे इस शख्स की, देखो आज आप इसको जिंदा छोड़ते हैं मार देते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अच्छा, यहाँ पे फर्ज कीजिए कि कोई ट्री वगैरह भी लगा हो, यहाँ पे एक ढलवान भी है, और यहाँ पे बादल वगैरह भी आए हुए। आपको पता है ना, बिजली अक्सर गिरती है, तो इसका मतलब कि इन बादलों में असल में ये कौन सा स्टेट होता है? गैसियस स्टेट होता है। तो ये बड़ी हाई वेलोसिटी से आके एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट करती है।
तो इनके ऊपर तो चार्ज है। अब एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर इज अ पुअर कंडक्टर। यहाँ पे बहुत से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, थ्रू आउट द वॉल्यूम मौजूद हैं, और अर्थ इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, कह देंगे जीरो पोटेंशियल पे। ये इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहते हैं, लेकिन दरमियान में क्या है? एयर। कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? इंसुलेटर है, ठीक है। आप बताएं कि ये जो बंदा है ये कहाँ चला जाए तो उसकी जान बच जाएगी। ये एक मिनट, ये पोजीशन ए पे रहे, ये दरख्त के नीचे चला जाए, या यहाँ पे पॉइंट सी पे आ जाए। सी पे आ जाए तो इसकी जान बच जाएगी। अच्छा, सी पे ये आ जाए तो आपने तो उसको कत्ल करवा दिया। आप उसको देखें बादलों की गली पहुंचा रहे हैं, दरख्त के नीचे खड़ा करना, ए पे ही खड़ा रखें। आप हमेशा उसको ए पे रखें, क्योंकि इधर तो आप उसकी हाइट बढ़ा के बादलों के और करीब ले जाते हैं, उधर ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स का टकरा के इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नीचे आ रही हैं। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, ये पहुंचना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस एयर को पेनिट्रेट करके इसकी इंसुलेशन को खत्म करना चाहते हैं और अर्थ तक जाना चाहते हैं। आपको पता है ना, हम भी अच्छे कंडक्टर हैं, मेन ग्रुप है ब्लड में सारा आयरन है, तो हम भी अच्छे कंडक्टर हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स नीचे आना चाह रहे हैं, ये मदद कर सकता है। अब इसके नीचे तो हम खड़े नहीं होंगे, अक्सर सबसे ऊंचे वाले दरख्तों की बिजली दे देते हैं, और फिर ये इधर खड़ा रहे तो खैर खैरियत है, लेकिन आपने उसको चढ़ा दिया पॉइंट सी पे, तो आपने पॉइंट सी पे चढ़ा के वो गैप कम कर दिया है, गैप कर दिया है। इंशाल्लाह ये मदद करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे और ये बंदा ऊपर जाएगा। समझ आ गई? ये ए पे खड़ा रहे तो सेफ है। हाँ, अनलेस एंड के बस अब इसकी मौत आई है तो बिजली आ गई इसी के ऊपर, लेकिन सेफ पॉइंट इन तीनों में कौन सा पॉइंट है? ओके, अब मुझे हम ऐसा करते हैं, जरा ये तमाम लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स को दोबारा समराइज करते हैं कि पता चले कि हमने क्या किया। पूरा की स्टेटमेंट क्लियर है? हर मैथमेटिकल फॉर्म के आगे कोई ना कोई लॉ आ रहा था, वो क्लियर है? फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदला, उसके लिए क्या लगाया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? कौन कौन से? मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ, ये वो दो फैक्टर हैं। अब मीडियम को तो हम डिस्कस करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने सिस्टम ऑफ यूनिट को कैसे डिस्कस किया? जेंटली बता दिया कि यार एसआई सिस्टम में ये वैल्यू है, सीजीएस सिस्टम में ये वैल्यू है, ये हमने क्लियर कर दिया। इसके ऊपर फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो कन्वर्जन है मैं आपको अलग से करवा दूंगा इंशाल्लाह। फिर हमने मीडियम की डिस्कशन जब करनी थी तो हमने क्या लिखा, k is equal to 1/4 पाई। 4 पाई किसे शो करता है? स्फेरिकल सिमेट्री को, क्योंकि आप देखें जब भी स्फेरिकल सिमेट्री आती है तो उस स्फेरिकल सिमेट्री में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं? 4 पाई का फैक्टर, चाहे आप स्फीयर के वॉल्यूम को देखें या स्फीयर के एरिया को देखें। फिर हम क्या बता रहे हैं, हम कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट किस वजह से आया है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो पहले मैंने जनरल वर्ड उठाया कि परमिटिविटी किसे कहते हैं? परमिशन टुवर्ड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये ना हो घर जाते जाते आप कहते हैं परमिशन टुवर्ड फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपनी जगह पे है, इट इज द परमिशन टुवर्ड्स फ्लो ऑफ। सबसे ज्यादा परमिशन कौन देता है? उसके बाद मीडियम, और अगर हम कंपेयर करना चाहें कि किस मीडियम की परमिशन ज्यादा है तो उसको किससे कंपेयर करें? तो अगर फ्री स्पेस हो तो उसकी परमिशन क्या कहलाएगी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम की परमिशन को परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या उसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। और अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी को डिवाइड कर दें हम किस पर? परमिशन ऑफ फ्री स्पेस पे, तो क्या मिलेगा? इंशाल्लाह यही से।